रथ चलाने में, रथ को हाँक करके ले जा रही है, पहुंची है। जैसे ही जंगल में पहुंची तो क्या देखा परीक्षित महाराज के उसी जंगल में एक बड़ी सुंदर फूल बगिया है। पुरवाई की हवा चल रही है, सुंदर सुंदर महक आ रही है फूलों से। रानी पवन रेखा को होश नहीं रहा। रानी पवन रेखा पूरब की तरफ कूद जाती हैं, सबकी सहेलियां पश्चिम की तरफ। रानी पवन रेखा फूलों से बातें करने लगी हैं। आज उसी बगिया में बताया जाता है कि एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। रानी को जैसे ही देखा है उस राक्षस ने तो देख करके मोहित हो गया। और आज उसने क्या किया है परीक्षित महाराज, रानी ने देखा काले काले बादल आने लगे। थोड़ी देर में देखा तो जोर जोर से आंधी आने लगी। रानी डरने लगी। इसने क्या किया राक्षस ने कि राजा उग्रसेन का भेष बनाया और रानी पवन रेखा के पास में पहुंच गया। रानी ने पीछे मुड़ करके देखा, सोचने लगी कि शायद मेरे यहाँ आने पर मेरे महाराज का मन नहीं लगा, इसलिए पीछे पीछे चले आए हैं। रानी नहीं समझ पाई, रानी डर रही है। आकर के राक्षस बोला है उग्रसेन के रूप में कि हे प्राण प्यारी, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों डर रही है। आज धोखे से उसने रानी पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। माताओं, जैसे ही वो अपने भेष में आया, ताली बजा कर हंसने लगा। रानी ने जैसे ही देखा छक्का छूट गए। अरे भैया, आर्य धोखे में बानी चुनी और रानी संग कुमति गमाई। एकता के बाद में बानी री लौहे रूप बनाई। महाराज रानी ने देखो नजरी पसार, तब रानी ने कही हो बाती हुई जय सत्यानाश। रानी रो करके बोली, तूने अच्छा नहीं किया। अगर मुझे पहले पता चल जाती तो मेरे अंदर वो शक्ति थी जो जला करके मैं तुझे राख कर देती। अरे तेरा हुई सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। बोले पहले जो जान मिले थी, देश भस्म कर देती। पहले जो अरे मैं हुई गई हूँ लाचार, पापी धर्म बिगाड़ो मेरो। मेरे भैया, राक्षस ने जवाब दियो, रानी तुम्हारे कोई ना तो बेटी ना तो बेटा जन्म ले रहा था तुम्हारी कोख से, इसलिए मुझे तरस आया है। जवाब दिया है राक्षस ने, जाओ तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा। बोली है रानी, बताने की कोशिश ना करनी। और कमलेश बहन जी और बेनेश बहन जी की तरफ से ये सम्मान हुआ है। कहूंगी कि बिहारी जी, दोनों बहनों का स्वागत अमर रही, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की। जवाब दिया है कि तेरे गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा। तो आज रानी बोली, और नीच बतावे की कोशिश ना कर, जो तेरे अंश से पैदा होगा वो तुझ जैसा होगा, क्या कोई ज्यादा अच्छा होगा। आज रानी वहां से रोती हुई बेचारी आगे के लिए बढ़ी। संग की सखियां मिली है तो जवाब दो, महारानी तुम्हारो सिंगार कैसे जुड़ो है, अरे ये चूनर कैसे फटी है। तो रानी ने वो बात तो छिपा ली माताओं, और जवाब दिया, बहना तुम तो चली आई। उसके बाद में एक बंदर आया और बंदर ने ऐसा गाल में तमाशा मारा जो हमारा सारा श्रृंगार उजड़ गया। मेरे भैया,
रानी बेचारी आकर के अपना समय व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे माताओं जब 9 मास पूरे हुए हैं तो एक दिन की बात है कि रानी पवर रेखा लेटी हुई है। रानी पवर रेखा ने देखा तो काले काले बादल आ रहे हैं। रानी पवर रेखा को बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं। माताओं शांति बनाए रखें। मैया ध्यान रखना, जब कपूत घर में पैदा होता है, कपूत बेटा घर में किसी मैया के, और इसी बीच में ये करण बेटा नाती जो राजवीर सिंह है, इसी गांव के रहने वाले हैं, उनका ये बेटा नोटों के हाथ से मेरा सम्मान कर रहा है। कहूंगी आगे चल करके ये पुत्र अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही प्रभु से मेरी आशा रखा। चाहे बोली गोविंद भगवान की। ध्यान देना मेरे भैया कि जब कपूत बेटा घर में पैदा होता है तो माताओं को अशुन अवश्य होते हैं, लेकिन ये जान नहीं पाती है माताएं। अशुन अवश्य होते हैं। रानी पवर रेखा को बुरे बुरे अशुन होने लगे। जब बुरे बुरे अशुन होने लगे हैं रानी पवर रेखा को, माताओं एक बात और बता दूं मैं, वहीं पकड़ा दो, वहीं पकड़ा दो। माताओं अशुन ध्यान देना मेरे भैया। अशुन कितने प्रकार के होते हैं माताओं, ध्यान देना मेरे श्रोताओं, कथा सुनने के लिए आए हो। आरे डगर चलत कहू मार्ग में, आरे डगर चलत कहू मार्ग में, और खाली घड़ा जो पड़े दिखाई, अगर घर से निकल करके जा रही हो मेरे भैया और रास्ते में खाली बर्तन मिल जाए, समझ लेना अशुन हो गया माताओं। और सुनो, आरे सूखी डाल कहुआ बोले, ए भैया आरे सूखी डाल कहुआ बोले, और मार्ग में दो साड़ लड़ जाई, सूखे हुए वृक्ष पर अगर कागा अपनी भाषा में इल्ला रहा है, समझ लेना अशुन हो गया है। और सुनिए, आरे बीच गेल मड़धार मिले, मड़धार जानती हो माताओं, मड़धार कहते हैं सर्प को, सर्प को। आरे बीच गेल मड़धार मिले, और रास्ता काटे पैर में बिलाई, सर्प मिल जाए समझ लेना अशुन हो गया। अगर बिल्ली अंगाई कट जाए तुम्हारी रास्ते में मिल जाए, समझ लेना अशुन हो गया। और बहनों सुनिए, माता बहनें अगर कथा सुनने के लिए आई हो तो किसी मैया का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी बहन का भाई अगर परदेश में जा रहा है नौकरी के लिए, तो माताओं अरे घर से निकली जब कुमार चले मैया, अरे घर से निकली जब कुमार चले, तो तिरिया देवे नीर भाई,
कभी माता बहनों को रोना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले रानी पवन रेखा को वो सुगन हो रही हैं, समझ रही हैं कि मेरे कपूत बेटा ही पैदा होगा। देखते ही देखते रानी पवन रेखा के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ है। जब बेटे का जन्म हुआ तो राजा को बड़ी खुशी हुई, राजा ने दान बहुत लुटाए, नामकरण संस्कार हुआ है, तो उसी बच्चे का नाम पड़ा है कंस। अब कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस समय कंस 5 वर्ष का हुआ है मेरे श्रोताओं, तो संग के लड़कों के साथ में खेलने के लिए जाता है, तो किसी को मारता है, किसी को छोड़ता है, नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। जैसे ही थोड़ा और बड़ा हुआ है, जैसे ही 18 वर्ष का हुआ, तो 18 वर्ष के 10-20 लड़के इसके साथ में हो गए। और जानते ही हो भैया, अगर बड़े बाप को बेटा होए ना तो ये चिमचा तो वैसे ही लग जाता है पीछे, जोनसी गली में हो करके जाता है, 10-20 लड़के इसके साथ में हैं। सब डरने लगे इससे। कोई अंधा व्यक्ति रास्ता पूछता है तो या तो ये कांटों की तरफ इशारा कर देता है या ले जा करके कुएं में ढकेल देता है, चले जाओ सीधी रास्ता है ये। भैया राजा उग्रसेन बड़े परेशान होने लगे। एक दिन की बात है कि कुछ लड़कियां दूध बेचने के लिए जा रही थी। ये कंस रास्ते में मिल गया। कंस ने जवाब दिया, आप हमें जानती हो? बोली ये डर से, हाँ हम जानती हैं आप महाराज उग्रसेन के बेटा यमराज कंस हो। हाँ। जवाब दिया, मैं कंस हूँ। हाँ। कहाँ जा रही हो? दूध बेचने के लिए। बोला है ये बताओ कि तुम में से शादी कितने की हो गई, कितनी अभी कुंवारी हैं? वो बेचारी डर से बोली कि महाराज हमारी 2 की शादी हो गई, 3 अभी कुंवारी हैं। तुम्हारे पिता ने शादी तुम्हारी कहाँ करी? जवाब दिया, हमारे पिता ने हमारी शादी गोकुल में की। कंस बोला है मथुरे के लड़के क्या मर गए जो तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी करने के लिए गोकुल में पहुंचे? जवाब दिया, जहाँ माता पिता कर देते हैं वही बेटी को रहना पड़ता है। बोले हमारी माँ की तरफ क्या देख रही हो? जिन लड़कियों की शादी हो गई है लड़कों से कहा उन्हें एक वृक्ष से बांध दो। जिनकी शादी हो गई है उन्हें एक वृक्ष से बांध दो और तब तक हंटर बरसाओ, तब तक बरसाओ, इनकी चीख बंद नहीं हो जाए। ध्यान रखना, आज वो बेटियां जिस समय वृक्ष से बांधी हैं, हंटर बरसाना प्रारंभ कर दिया है, चीख बंद हो गई। कंस ने हाथ उठा दिया, लड़के बंद हो गए। जो 2 लड़की हैं कुंवारी, वो बड़ी बुरी तरह से कप रही हैं, बेचारी डर रही हैं, रो रही हैं। कंस बोला, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही हो? कपड़े उतारो। और कपड़े उतारने के बाद में नग्न अवस्था में छाती के बल जमीन पर चल करके दिखाओ। अरे भैया, आज बेटियों ने डर के कारण अपने वस्त्रों को उतार दिया, नग्न हो गई। और नग्न होकर के जिस समय छाती के बल चली है परीक्षित महाराज बारे दुष्ट कि नंगी करके बालाओं को उर्चलवाया छाती के बल। मेरे भैया नंगी करके बालाओं को चलवाया छाती के बल। जब याद दृष्टि को आता है, ए भैया जब याद दृष्टि को आता है, संगीता के आके आंसू भरे। आज बेटियों को जिस समय छोड़ा है, बेचारी कपती हुई अपने अपने घर पहुंची। जैसे पिताओं ने देखा बेटियों को, छाती फट गई। बेटी ये किसने तुम्हारी हालत की है? कौन सा नीच है? बोली वही महाराज उग्रसेन का बेटा कंस। कंस हाँ, चलिए हमारे साथ। लेकर के चले महाराज की सभा में।
वो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान रखने वाला राजा था। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। जैसे ही राजा उग्रसेन की सभा में पहुंचे, महाराज की जय हो। क्या बात है, क्या बात है। महाराज देख रहे हो हमारी बेटियों को? अरे तुम्हारी बेटियों की हालत ये किसने की? कौन सा नीच पैदा हो गया? उसका नाम बताओ। जवाब दिया है तुम्हारे बेटा कंस ने। आज आंखों में खून के कतरे लेकर के जवाब दिया मंत्री से, मंत्री मेरे बेटा कंस को मेरे सामने अभी हाजिर किया जाए। देखा तो कंस चला आ रहा है। जब कंस को देखा है, कहिए पिताश्री कैसे याद किया? बेटा कंस, कहिए। आपको हम ये पूछना चाहते हैं कि जो बेटी सभा में खड़ी हैं, इन्हें आप जानते हो? इन बेटियों को? हाँ, अच्छी तरह से। अच्छी तरह से जानते हो? हाँ, अच्छी तरह से जानते हो? हाँ, सत्य कह रहे हो? बिल्कुल सत्य। अच्छा, तो पूछना मैं ये भी चाहता हूँ कि जो तुमने ये इनकी दशा है, क्या तुमने ही की है? पिताश्री बोलिए। ये शुभ काम मैंने किया है। खबरदार नीचे, तूने एक भी शब्द आगे निकाला तेरी जबान खींच लूंगा।